कैसे शुरुआत हुई, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किस प्रकार से शुरुआत हुई, किस प्रकार से भारत ने शीत युद्ध में भाग लेना मुनासिब नहीं समझा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब से स्टार्ट हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कि देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको पार्ट 1 का रिवाइज करवा देता हूं कि देखिएगा यहां से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विकास क्रम चला वो विकास क्रम 1648 वेस्टफैलियो संधि के साथ, फिर आया क्या 1914 से 45 तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए, 45 के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई और 45 से लेकर के 91 तक शीत युद्ध चला और 91 के बाद क्या ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो इस क्रम में भारत ने किस प्रकार से अपनी विदेश नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। फिर अपन आए कहां, विकास के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच शक्ति किस प्रकार से, सुरक्षा, कूटनीतिक क्या है, फोकस किस पर रहता है, पावर पर और संप्रभुता पर, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर में क्या क्या देखते हैं, पॉलिटिकल देखते हैं, इकोनॉमिक देखते हैं और सोशियो कल्चर देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स देखते हैं, ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट में अपन ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत क्या, थ्योरीज क्या होती हैं, कि वास्तव में आइडल्स क्या होते हैं, रियलिटी क्या होती है और लिबरल चीज क्या होती है। इनके बारे में अपन पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि चीजें चलती कैसे हैं आगे, किन किन कॉन्सेप्ट को माइंड में रख करके और जो है कि कोई देश अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज क्रिएट करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशियो कल्चर हो, जियोपॉलिटिक्स हो, कि वास्तव में उसके सिद्धांत हैं क्या। तो सिद्धांतों में भाई आप अगर किसी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो तो उस दोस्ती में क्या क्या देखते हो कि यार बंदा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसके कैसे लोगों से संबंध हैं। कि भाई एक संत ने कहा कि 2 व्यक्ति थे कि साहब एक चोर लुटेरा था और एक अच्छा आदमी था। तो अच्छे आदमी ने उस संत से कहा कि भाई दुनिया में अच्छे लोग हैं, और बुरे ने कहा कि दुनिया तो बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। तो संत ने कहा आप भारत भ्रमण करके आओ, दुनिया घूम करके आओ आपको, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो बुरे व्यक्ति के संबंध बुरे व्यक्तियों से होते चले गए, वो जहां जहां गया वहां उसे बुरे बुरे व्यक्ति मिले, और अच्छे जो संगति का था, अच्छा जो व्यक्ति था, उसको सारी चीजें क्या मिली, अच्छी अच्छी मिली। तो उन्होंने अपने आकर के अपने विचार बताए तो संत ने कहा कि जैसी जिसकी संगत वैसे उसके संबंध हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे हो तो आपके संबंध सिर्फ अच्छे लोगों से होंगे, और अगर आप बुरे हो तो आपके संबंध भी बुरे लोगों से होंगे। लेकिन संबंध स्थापित करने से पहले, दोस्ती बढ़ाने से पहले, किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध स्थापित करने से पहले आप क्या देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति क्या देखता है, क्योंकि देखो मानव क्या है, स्वार्थी है। मानव क्या है, स्वार्थी है। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, अपने प्रॉफिट्स देखेगा, अपने हित देखेगा कि मेरी अच्छाई और बुराई किसमें है, या वो मेरे से ज्यादा बदमाश है, या वो मेरे से ज्यादा शरीफ है, या वो मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, या मेरे से ज्यादा गरीब है। जो भी है वो अपने क्या देखेगा, राष्ट्रीय हित देखेगा, मतलब पहले अपने हित देखेगा। फिर क्या करेगा, संतुलन देखेगा कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ में बैलेंस स्थापित करूं। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठे हो जहां के लोग जो हैं वो अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए हैं, फिर आप भी संतुलन स्थापित करने के लिए उनको एग्जाम्पल दोगे कि हमारे मामा का लड़का एसडीएम है, हमारे जिया जी जो है कि एडीएम हैं, हमारे मामा का लड़की का लड़का वो वहाँ मास्टर बना हुआ है, कि वहाँ वो एसपी लगा हुआ है, कि वहाँ कांस्टेबल लगा हुआ है। तो जैसी जिसकी कम्युनिटी, फिर वो आप तारतम्य स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या करोगे, फिर उसको संतुलन की ओर लेकर के जाओगे। फिर अपनी सरोरिटी पर, कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता, यानी कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल लाइफ में कि कोई हस्तक्षेप करे, दिस इज माई लाइफ। कहते हैं ना भाई, बच्चा जब तक 18 साल तक का है तब तक तो माता पिता का पूरा अधिकार है, और जैसे ही 18 प्लस का हो जाता है तो संविधान उसका अधिकार दे देता है, कानून उसका अधिकार दे देता है कि भाई मैं 18 से ऊपर हूं और अब मुझे मेरी लाइफ में पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, तो ऐसी मानसिकता हो जाती है।
क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कूटनीति की। अगर आपका मित्र किसी, मैं नॉर्मल एग्जांपल आप, क्योंकि देखो प्रत्येक चीज को अपने से रिलेट करके चलना चाहिए। जब तक आप अपने से चीजों को रिलेट नहीं करोगे, चीजें आगे बढ़ने वाली, समझने वाली चीजें नहीं हैं, आपके समझ में नहीं आएंगी। तो प्रत्येक चीज को अपने आप से रिलेट करो, अपने जीवन से रिलेट करो, तो चीजें तुरंत ही क्या आने लग जाएंगी, समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स तैयार कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मुख्य 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय हित, फिर होता है शक्ति का संतुलन, और फिर होता है संप्रभुता, और फिर होती है कूटनीतिक्स डिप्लोमेट तरीका। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राष्ट्र हित क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो नेशनल इंटरेस्ट में कोई देश किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करने से पहले किन किन चीजों पर फोकस करेगा। तो देखो सबसे पहले वो देखेगा सिक्योरिटी, फिर देखेगा वो सर्वग्रिटी, संप्रभुता, और फिर देखेगा वो आर्थिक विकास। कि इंडिया अगर किसी नए देश से, अब इंडिया ने जैसे हाल ही में ईयू से संबंध स्थापित किए, बैलेंस स्थापित किया, ईयू से अपने ट्रेड डील की, तो ईयू से ट्रेड डील करने से पहले उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से सोची होंगी कि अगर मैं ईयू से संबंध स्थापित करता हूं तो क्या ये ईयू मुझे कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो नहीं करेगी, मुझे अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाने पर विवश तो नहीं करेगी। भाई देखो क्या होता है देखने में कि अगर कोई छोटा देश किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ट्रेड डील करता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, उसे छोटे देश के सोर्सों का दोहन करती हैं और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको मैनिपुलेट करती हैं और उनको अपने फेवर में करने का क्या करती हैं, कोशिश रहती है। तो इंडिया चाहता है कि मेरी स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार की कोई भी क्या नहीं हो, छेड़छाड़ नहीं हो। अगर ईयू या ईयू के देश मेरे से कोई ट्रेड डील करते हैं तो क्या मेरी सुरक्षा पर, मेरी स्वतंत्रता पर किसी भी तरह की कोई आंच आएगी या नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेड डील के चक्कर में अब मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू ईयू चलने लग जाए। तो मेरी सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर मैं इससे ट्रेड डील करता हूं तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या लॉस होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो लोकल हमारे यहाँ के वेंडर्स हैं, क्या उनका कोई धंधा खत्म तो नहीं हो जाएगा। आपको अच्छे से एक मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी थी, यूएस बेस्ड कंपनी थी वेलमॉट, यूएस बेस्ड कंपनी थी बेलमॉट कंपनी थी। आपको अगर याद हो तो वेलमॉट कंपनी कोरोना से पहले इंडिया में आने वाली थी, वेलमॉट, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वेलमॉट क्या करती, तो इंडिया में आने की इसके सारे रास्ते ओपन थे, लेकिन इंडिया के वेंडर्स ने इसका क्या किया, विरोध किया। हमारे यहाँ के जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। अब विरोध का कारण क्या था कि जर्नली क्या होता है कि देखो किसान के बाद मंडी के बाद थोक विक्रेता आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं खुरदरा विक्रेता आ जाते हैं और फिर आ जाता है उपभोक्ता आ जाता है। तो यहां से अगर कोई चीज 10 रुपए में आ रही है, किसान से कोई चीज 10 रुपए में आ रही है, तो यहां तक आते आते उसकी रेट कितनी हो जाती है, 15 रुपए इजीली हो जाती है। यानी कि यहां से अगर आलू चला या टमाटर चला 10 रुपए का, तो वो उपभोक्ता तक आते आते 15 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान की कंडीशन में वेलमॉट क्या करता है कि वेलमॉट यहां से परचेज करता है और डायरेक्ट यहां क्या देगा, सप्लाई देगा। यानी कि बीच की चेन को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बीच की चेन को खत्म कर दिया। तो यहां से अगर अब कोई चीज 10 रुपए की चलेगी तो यहां आते आते मात्र कितने की रहेगी, 12 रुपए की रहेगी। अब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ के जो वेंडर्स हैं या खुदरा विक्रेता हैं या थोक विक्रेता हैं या मंडी है, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता वहां तक जाएगा ही नहीं।
ठीक। तो इसी तरह से सबसे पहले देखा कि भाई हमारे यहाँ का आर्थिक विकास होगा या नहीं। अगर किसी बड़ी यूनिट से अपन ट्रेड डील कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ आर्थिक नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ देश का कितना विकास होगा या कितना नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं हम पूरी तरह से उस पर क्या हो जाएं, डिपेंड हो जाएं प्रत्येक चीज के लिए। कि एक दौरान ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए अपन चाइना पर थे, खिलौनों के लिए चाइना पर थे, लेकिन जब से इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोसेस चलाया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया, तब से कई चीजों में हम क्या हो चुके हैं, स्वावलंबी हो चुके हैं। हमें दूर किसी देश की तरफ देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट में अपन को क्या, सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक विकास, इन चीजों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। फिर बात करें शक्ति संतुलन की, बैलेंस की, पावर बैलेंस की। पावर बैलेंस में किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकना, युद्ध की संभावना कम करना। ठीक है, अब देखो पावर बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है कि कोई भी एक देश को क्या नहीं बनाया जा सकता, पावर, शक्ति का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। भाई शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो शक्ति के केंद्र के रूप में कौन उभरा, यूएसए। लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों ने भी क्या किया, उसकी तरफ तारतम्य स्थापित किया, बैलेंस बनाने की कोशिश की। और अब वर्तमान की स्थिति में यह है कि यूएस जैसे कई देश क्या हो गए हैं, सेंटर ऑफ पावर हो चुके हैं। यानी किसी एक देश को पावर में नहीं लाना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है युद्ध की संभावना कम करना, कि प्रत्येक देश चाहता है, प्रत्येक देश ये चाहता है, चाहे कोई कितना शक्तिशाली हो, चाहे कितना कमजोर हो या मीडियम हो, या विकसित हो, विकासशील हो या अनडेवलप्ड हो, कि प्रत्येक देश ये चाहता है कि युद्ध ना हो। क्यों? युद्ध से जन की हानि तो होती है, धन की हानि भी होती है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज्यादा क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है। अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद रसिया पर देश चाहते हैं कि भाई ये युद्ध रुक जाए, लेकिन रसिया बंद नहीं कर रहा। तो रसिया पर बहुत सारे व्यापारिक क्या लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। आपको अच्छे से याद होगा कि जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया इंदिरा गांधी जी के टाइम पर या फिर अटल बिहारी जी के टाइम पर, तो भारत को आज तक भी बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना जो है कि करना पड़ा है। बहुत सारे प्रतिबंध भारत पर लगे हैं, धीरे धीरे उनमें क्या आने लगी है, छूट आने लगी है। तो इस तरीके से युद्ध की संभावनाओं को सभी देश क्या चाहते हैं, कम करें। अभी भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे देश के नेताओं ने भारत और पाकिस्तान से क्या किया, वार्तालाप की, और इस युद्ध को क्या किया, शांत करने में मदद मिली। अभी हाल ही में यूएस के मिलिट्री चीफ ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भारत ने इतनी सटीकता से अपने निशाने साधे, इतनी बैलेंस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया, इतनी शक्ति में होने की बावजूद भी भारत ने युद्ध विराम किया। हम भारत को बहुत बहुत क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वरना इतना आगे बढ़ने के बाद कोई देश पीछे आने की नहीं सोच सकता। तो भारत अब आर्मी ताकत के रूप में क्या है, उभर चुका है। ठीक है, तो सभी देश चाहते हैं कि युद्ध की संभावनाओं को जैसे तैसे क्या किया जाए, कम किया जाए। यूएस ने स्टेटमेंट दिया कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, तो यूएस को प्रेशराइज करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से नाटो, ईयू और अन्य देश आगे आए, और आगे आकर के यूएस को क्या किया, डाउन किया, दबाया, ट्रंप सरकार को दबाया। तो प्रत्येक देश चाहते हैं कि विश्व जो है किसकी तरफ बढ़े, शांति की तरफ बढ़े, ना कि युद्ध की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। नेक्स्ट बात करें संप्रभुता, सर्वेगेनिटी। ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च स्वतंत्रता सत्ता, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त, सुपर ऑथराइज ऑफ ए स्टेट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो क्या है,
कि संप्रभुता वास्तव में होती क्या है। संप्रभुता को मैं एक शब्द से डिफाइन करना चाहता हूं कि संप्रभुता का मतलब होता है पूरी तरह से बिना हस्तक्षेप के अपने कार्यों को पूरा करना, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो कोई देश हो। अगर किसी देश पर अन्य देश का कोई प्रेशर है या अन्य देश के अकॉर्डिंग वो अपनी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो देश नहीं कहलाएगा। देश का या राज्य की परिभाषा में पहला शब्द क्या आता है कि संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य शब्द का अर्थ ही क्या होता है, संप्रभुता से होता है कि एक राज्य किसे कहेंगे, राज्य मतलब यहां देश से लगा सकते हैं, राज्य किसे कहेंगे कि ऐसा एक क्षेत्र जिसकी एक निश्चित बाउंड्री हो, जिसके पास संप्रभुता हो, जिसके पास लोग हों। ठीक है, तो संप्रभुता राज्य की मुख्य क्या है, अवधारणा है। तो संप्रभुता का मतलब कि वह अपने फैसले स्वयं ले सके बिना किसी भारी हस्तक्षेप के। आपको पता हो कि जब नेहरू जी और चीन प्रधानमंत्री चाओ उन लाइन के मध्य जो समझौता हुआ, उस समझौते को हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो पंचशील का सिद्धांत जब दिया गया तो उसमें पहली चीज क्या थी कि हम एक दूसरे की सीमाओं का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। हम एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब हम एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की नीति को अपनाएंगे। तो एक देश का मुख्य चीज क्या है, संप्रभुता है कि वो अपने फैसले बिना किसी प्रेशर के ले सके, अपने लोगों को बिना किसी प्रेशर के नीतियां बना सकें, कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सके, वो अपनी सीमाओं का बराबर क्या करे, रक्षा करे, सम्मान करे। ठीक है, संप्रभुता का आप मतलब अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी वार्ता, सम्मान से संबंध प्रबंध करना और युद्ध के बिना समाधान करना। अब देखिएगा कि फर्स्ट डिप्लोमेटिक मैं विवाद आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जम्मू कश्मीर, जेएल नेहरू ने अपनी विदेश नीति को जम्मू कश्मीर संदर्भ में वो कहां लेकर के गए, यूएन लेकर के गए कि भाई शांति वार्ता से जो है भारत पाकिस्तान में समझौता हो जाए और जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाया जा सके। वर्तमान में आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है कि आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को भारत बार बार क्या करता है, संवाद के जरिए इंटरनेशनल स्टेज पर क्या करता है, जलील करता है। कहता है कि भाई सबसे बड़ा जो आतंकवाद का संरक्षक देश है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की फंडिंग ना दी जाए। क्यों? क्योंकि ये फंडिंग जो है वो पाकिस्तान गलत कार्यों में करता है। तो कई मामलों में भारत का समर्थन बहुत सारे देश भी करते हैं और पाकिस्तान में संचालित बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनको क्या कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो देश चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से और युद्ध के रास्ते पर ना जा करके शांति के रास्ते को अपनाया जाए और युद्ध ना हो करके शांति से विवादों का निपटारा हो सके। यूएस ने इंडिया पर प्रतिबंध लगाए, 150% टैरिफ कर दिया, लेकिन इंडिया ने रिएक्शन नहीं दिया और डिप्लोमेटिक तरीके से ट्रंप से वार्ता शुरू रखी। रिजल्ट परिणाम यह निकला कि आज पूरे एशिया, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, सबसे कम टैरिफ जो है वो किस पर लगा है, इंडिया पर लगा है। मतलब इंडिया की इस फैसले में, इस संवाद में डिप्लोमेटिक जीत हुई और डिप्लोमेटिक जीत के तहत जो टैरिफ लगाया गया था उस टैरिफ से जो पैसा गया, यूएस उस टैरिफ को भी क्या है, वापस करने के लिए क्या है, तैयार है। उस पैसे को भी रिफंड करने के लिए क्या है, तैयार है। अभी हाल ही में आज दिनांक 21 फरवरी को फैसला आया, 20 फरवरी को फैसला आया, यूएस कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रंप सरकार ने जो टैरिफ बढ़ाए वो इलीगल हैं और उनको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो कूटनीतिक चीज क्या होती है कि वार्तालाप से क्या करना, चीजों का निपटारा करना। अपन लोकल में भी क्या करते हैं, मान लो दो पड़ोसियों में अगर लड़ाई हो जाए तो बीच में कोई ना किसी को लेते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में नहीं जाया जाए, शांति वार्ता से जो है कि यही जो है सुलझारा हो जाए। होता है कि नहीं होता? तो वो चीजें क्या होती हैं, डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं। क्लियर? तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट
क्या था, नेशनल इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्या था, बैलेंस ऑफ पावर, नेक्स्ट क्या था, सर्वोगिटी या संप्रभुता, और नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमेसी। तो चार कंसेप्ट जो हैं वो किसके होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध के होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आया समझ में, चारों का समझ में आया, चारों की थोड़ी थोड़ी परिभाषा जो है वो समझ में आई। चलो अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भारत की विदेश नीति कहां से शुरू हुई, कौन कौन सी इसके क्या रहे, स्टेज रहे, कौन कौन सी इसकी स्टेज थे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इरा, नेहरू इरा के बारे में। क्यों, क्योंकि भारत के पहले पीएम और पहले फॉरेन मिनिस्टर नेहरू जी थे। तो नेहरू जी ने जिन फॉरेन पॉलिसीज को क्रिएट किया, जिस देश की तरफ झुकाव किया, जिस देश की तरफ झुकाव नहीं किया, तो उनको नेहरू पॉलिसीज कहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला नाम आता है, नाम NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो नाम क्या है, नाम क्या है कि देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1945 से लेकर के 91 तक का जो दौर था, ये दौर किसका था, शीतकाल का, कोल्ड वॉर का था, शीत युद्ध का था। इसमें क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में पूरा जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। पहला ग्रुप था यूएसए ग्रुप और दूसरा ग्रुप था यूएसएसआर ग्रुप। इन दो ग्रुप में पूरा वर्ल्ड जो है डिवाइड हो गया। अब भारत के सामने समस्या आई, क्यों, क्योंकि भारत 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ। 47 में आजाद हुआ। अब आजादी के टाइम पर भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी देश को क्या बना सके, दुश्मन बना सके। ना फाइनेंशियल मजबूत था, ना आर्मी की रूप से मजबूत था, बस भारत था। तो भारत ने किसी भी ग्रुप की तरफ ना जाकर के एक नया अभियान छेड़ा, और नए अभियान उन्होंने कहा कि हम क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, गुट निरपेक्ष हम रहेंगे, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, किसी भी ग्रुप में हम शामिल नहीं होंगे। और इस कंसेप्ट को इंडोनेशिया जैसे देशों ने समर्थन दिया, कई छोटे छोटे देशों ने समर्थन दिया, और एक नया संगठन निकल करके आया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से, नाम NAM, नॉन एलिगेंट मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी मूवमेंट में हम शामिल नहीं होंगे। तो पहला इंडिया का, और ये सक्सेस भी रहा। तो इंडिया नेहरू पॉलिसी की जो है फर्स्ट सक्सेस क्या थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन थी, नॉन एलिगेंट मूवमेंट के नाम से था। नेक्स्ट था पंचशील का सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि भारत और चाइना के मध्य 1952 के अंदर पंचशील के सिद्धांत पर साइन हुए। चाइना के पीएम चाओ उन लाई और भारत के पीएम कौन, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक समझौता साइन किया जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए। उन 5 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत तो क्या था कि हम एक दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करेंगे, जो सीमा जहां है उनका हम रेस्पेक्ट करेंगे, उनमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में क्या नहीं देंगे, भागीदारी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन पंचशील के सिद्धांत को और एक नारा भी दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया, और नेहरू जी आराम से रिलैक्स हो गए कि ठीक है भाई, चाइना से हमारा समझौता हो ही गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चाइना ने बिना किसी चेतावनी के आक्रमण किया 1962 के अंदर। 1962 के अंदर चाइना और इंडिया में वॉर हुई, और एटलीस्ट जब तक हम कुछ कर पाते, सोच पाते, समझ पाते, किसी देश का समर्थन ले पाते, तब तक चाइना ने युद्ध विराम की क्या कर दी, घोषणा भी कर दी, और भारत का लगभग 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कहां चला गया, चाइना ने अपने अधिकार में ले लिया।
पंचशील का सिद्धांत में नेहरू की जो पॉलिसी थी वो क्या रही, फेल रही। ठीक है, क्योंकि नेहरू जी ने अंधा क्या कर लिया, फेथ कर लिया कि ठीक है चाइना अपन पे आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने क्या दिया, पूरा पूरा धोखा दिया। तो भारत की जो नेहरू पॉलिसी थी सेकंड पंचशील के सिद्धांत वाली, इंडिया और चाइना वाली, वो क्या रही, फेल रही थी। ठीक है, शांति आधारित विदेश नीति। अच्छा, शांति आधारित विदेश नीति, पीस ओरिएंटेड डिप्लोमेसी। पीस ओरिएंटेड डिप्लोमेसी आप आज तक भी अपन कहते हैं, आज भी अपनी ये पॉलिसी चालू है। नेहरू जी ने जो चालू की थी कि भारत पहले से कभी आक्रमण नहीं करता, पहले से कभी आक्रमण नहीं करता, आगे से अटैक नहीं करता। कुछ समय पहले तक तो पॉलिसी ये थी कि एक थप्पड़ कोई मार के चला गया तो हम 3-4 के लिए भी तैयार रहते थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज की पॉलिसी कैसी है कि कोई आंख निकाल कर दिखाए, हम आंख निकाल लेंगे, कोई उंगली दिखाए, हम हाथ काट लेंगे। ऐसी पॉलिसी अब है, आगे से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें छेड़ा तो फिर आप सोच लेना आपका अंजाम क्या होगा। अभी मैं एक आर्मी के एक अच्छे पदाधिकारी का सुन रहा था, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई 2014 से पहले की स्थिति ये थी कि वो हमें धुआंधार गालियां देते थे, पाकिस्तान के बॉर्डर से हमें गालियां देते थे, गोलियां चलाते थे, लेकिन हमें अधिकार नहीं था कि हम उनको रिप्लाई कर सकें किसी भी रूप में। लेकिन 14 के बाद की स्थिति यह है कि अगर वो एक गोली चलाएं तो आगे आप गोलियां गिनना मत, यानी कि आर्मी को पूरी पूरी छूट मिली है। जहां तक पाकिस्तान के बंकरों ने झंडे लगा रखे थे, बिल्कुल लाउड स्पीकर लगा रखे थे, वर्तमान में यह है कि वो छुपे हुए घूमते हैं और हम कभी भी क्या कर सकते हैं, वहां फायर कर सकते हैं। ऐसा उस पॉडकास्ट में उस आर्मी अधिकारी ने कहा था। ठीक, एक कमांडो थे, कमांडो, उनकी पॉडकास्ट में उन्होंने भी यही कहा कि देखो आर्मी को छूट मिली है, आर्मी की शक्ति बड़ी है, और शक्ति के रूप में आप सर्जिकल स्ट्राइक्स देख चुके हैं कि भारत ने अब कौन सी पॉलिसीज का समर्थन भारत जो है कि कर रहा है। शांति की संदेश है कि अपन आगे से कभी कोई वार नहीं करेंगे। हमारी तरफ पूरी अटैक हुआ, उरी पुलवामा अटैक हुआ, और अभी क्या है पहलगाम अटैक हुआ। उसके बाद के इंडिया के जो रिएक्शन थे, उस रिएक्शन ने पूरे वर्ल्ड को चौंकाया है कि एक शांति प्रिय देश कैसे घायल शेर की तरह क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो भारत की जो पॉलिसी है वो कौन सी पॉलिसी है, शांति आधारित विदेश नीति है। हम आगे से अटैक नहीं करते, हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 91 के बाद की स्थिति क्या हुई, कि 91 के बाद की स्थिति क्या हुई। इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी, आर्थिक उदारीकरण आया, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब देखो आर्थिक उदारीकरण कि क्या था, 1991 तक भारत ऐसा देश था कि उसके सारे सोर्सेज जो हैं वो किसके पास हुआ करते थे, सरकार के पास हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा प्राइवेटलाइजेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनियां भारत में नहीं आती थीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्थिक उदारीकरण नहीं था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं था, सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करती थी और यहाँ पट्टा पॉलिसी चलती थी, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलती थी। प्रत्येक उद्योग के लिए एक बड़ी लंबी प्रोसेस थी, वो भी किसकी, पट्टे की। तो आज आपने अप्लाई किया तो पता नहीं 4-5 साल लग जाएं, तब तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ बन करके आता था। तो तब तक आदमी का क्या हो जाए, चेंज हो जाता था माइंड। तो 1991 के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो गई कि हमारे पास 7 दिन का खर्चा रहा। इस समय भारत के पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। नरसिम्हा राव जी ने खुली छूट दी कि आपको खुली छूट है, आप इस समस्या से हमें बचाइए। और 91 के बाद हमने 3 चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। हमने हमारी टैक्स पॉलिसीज़ को लिबरल किया। जब टैक्स पॉलिसीज़ को लिबरल किया, उदार किया, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ। अब बाहर से इन्वेस्टमेंट कब आएगा, जब पट्टा पॉलिसी खत्म होगी। मतलब सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया, प्राइवेटलाइज कर दिया कि आप आओ यहाँ इन सोर्सों पर कंपनी बनाओ, हम आपको इकोनॉमिक क्या देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, हम आपसे टैक्स कम लेंगे और
91 के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या आया, बूम आया, बाहर की कंपनियां आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एफडीआई बढ़ी और भारत वर्तमान की इकोनॉमिक स्थिति में पहुंचा और आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज भारत की पीपीपी परचेजिंग पावर में भी भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के निकला है, उभरा है। ठीक है, अब वो दिन दूर नहीं कि जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक, वर्तमान की स्थिति में बात करें तो लुक ईस्ट पॉलिसी, नाइबर फर्स्ट पॉलिसी, मल्टी एलिमेंट, राजनीतिक स्वायत्तता, बैलेंस ग्लोबल पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, इस पॉलिसी पर भारत चल रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट मतलब पूर्व के देशों की तरफ देखना है। जितने भी पूर्व के जो देश हैं उनसे हमारे संबंध क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। वर्तमान की पॉलिसी ये है। वर्तमान में क्या कर रहा है, नाइबर फर्स्ट, भारत पड़ोस में जहां भी जो भी आपदा आती है तो सबसे पहले भारत खड़ा होता है उनकी मदद के लिए। अभी हाल ही में जैसे 2025 की बात करें तो 2025 के अंदर श्रीलंका में बाढ़ आई, श्रीलंका पूरा तबाह हो गया बाढ़ के, लेकिन भारत ने सबसे पहले वहां राहत सामग्री भेजी। भारत ने अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेजी। कोरोना के टाइम पर कितने सारे देशों को दवाइयां भेजी। ठीक है, तो भारत कौन सी पॉलिसीज पर, नाइबर फर्स्ट की पॉलिसी पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि जो है पड़ोसियों से हमारे संबंध क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हम चाहे दुखी रह लें लेकिन हमारा पड़ोसी सुखी रहना चाहिए। उस पर अगर कोई दिक्कत आए तो वो हमारी दिक्कत मानी जाएगी। तो कौन सी पॉलिसी पर इंडिया अभी काम कर रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, नाइबर फर्स्ट की पॉलिसी पर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो किस पर, बैलेंस ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि किसी भी अगर देश के साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई बैलेंस स्थापित कर रहा है, कोई संबंध स्थापित कर रहा है तो बैलेंस में कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफ झुका हुआ हो, किसी प्रेशर में हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ऐसा नहीं है। भारत अगर 1 रुपया दे रहा है तो 2 रुपये ले भी रहा है। ऐसा नहीं कि बस दे ही दे रहा है, यानी कि अपने सोर्सों को अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए ओपन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। भारत देखता है कि हमारे इकोनॉमी पर किसी भी प्रकार की डील का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगभग 50+ देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो पीएम है वो ग्लोबल लीडर बनकर के उभरे हैं। अभी हाल ही में एआई समिट में कितने ग्लोबल लीडर्स अभी हाल ही में फ्रांस के जो आए हैं, एमुअल मैक्रो, उनका देख लो, पूरा ओपनली उन्होंने यहाँ मार्च किया है। मतलब हमारा देश अब सिक्योरिटी में भी क्या है, मजबूत है। ठीक है, तो ये नेहरू काल की पॉलिसीज थी, ये 91 के बाद की पॉलिसीज थी और ये क्या है, वर्तमान की पॉलिसी है इंडिया की। ठीक है, इनको वाइड रूप से अपन पढ़ेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन किस पे बात करना चाहेंगे कि कंटेम्परेरी ग्लोबल इश्यूज एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को किस प्रकार से चेंज किया है, कौन कौन से मुद्दों ने। तो देखो प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय संघर्ष, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है बहुध्रुवीय विश्व, अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता, रूस यूक्रेन संबंध, भारत का उदय एक प्रमुख शक्ति के रूप में। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूएस चाइना राइवलरी, यूएस यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर एंड राइज ऑफ इंडिया एज ए मेजर पावर। ठीक है, इस चीज ने वर्ल्ड ऑर्डर को क्या किया है, चेंज किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, आतंकवाद बहुत अच्छा टॉपिक है। आतंकवाद जितना लिखो उतना कम है, जितना लिख सको उतना आतंकवाद कम है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन यहां से देखो आता ही आता है। करंट चीजों को लेकर के यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब मैं आतंकवाद के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। आपको बहुत सारी चीजें पता होगा कि देखिएगा 9/11 यूएस में अटैक हुआ,
लादेन ने किया, और लादेन को मारने के लिए यूएस ने कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन किया, यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले पता लगा कि लादेन कहाँ है, अफगानिस्तान में शरण लिए हुए। तो यूएस के जो आर्मी थी उसने ऑपरेशन किया और पूरी तरह से अफगान वाले उस एरिया को, उन गुफाओं को घेर लिया। उसमें लादेन के कई निजी लोग मारे गए, लेकिन लादेन वहाँ से किसी तरह से छुप करके निकल गया। अब किसी को भी नहीं पता था कि लादेन कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई ये कहाँ है, पाकिस्तान में छुपा हुआ है। एक अलग सुनसान घर बना रखा था, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना रखी थी। ऑपरेशन को अंजाम देते हुए और यूएस आर्मी ने लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। सबसे बड़ा था, यूएस ने सीरिया, लीबिया, सीरिया में आईएसआई देखो किस तरह से आईएसआई का खात्मा किया। लीबिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको, इराक के सद्दाम हुसैन को, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद की फंडिंग के नाम पर, ये सारी चीज़ें की। भारत इससे बुरी तरह प्रभावित है। भारत में अभी तो बहुत कम, लेकिन पहले देखो जैसे हाईलाइटेड मुद्दे हैं, जैसे पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, होटल ताज अटैक। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत परेशान रहा और भारत को बहुत सारे जनहानि हुई। पाकिस्तान बुरी तरह से आतंकवाद से प्रभावित है। रोज़ आए दिन वहाँ बम धमाके होते हैं। अभी हाल ही में फरवरी में ही वहाँ एक मस्जिद पर धमाका हुआ। तो जो देश आतंकवाद को पालते हैं वो देश भी आतंकवाद से नहीं बचते। क्यों? क्योंकि पालने वाला जो माँ जो है अपने बेटे को अच्छे संस्कार भी दे सकती है और बुरे संस्कार भी दे सकती है। जो अच्छे संस्कार वाला अच्छा बनेगा, लेकिन बुरे संस्कार वाला एक ना एक दिन अपने घर को भी क्या करेगा, बर्बाद करेगा। दूसरों को तो बर्बाद करता है, लेकिन अपने घर को सबसे पहले वो क्या करता है, बर्बाद करता है। ठीक है। तो आतंकवाद, दूसरा जलवायु परिवर्तन। आज देखो क्लाइमेट चेंज को लेकर के सभी देश बहुत ही क्या हैं, चिंतित हैं। सभी देश बहुत ही चिंतित हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज में देखो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा क्या नाम है कि सर्दी पड़ती है। क्लाइमेट चेंज की अब बात करें कि अंटार्कटिका में हर बार हर गर्मियों में या हर सर्दियों में आता है कि भाई बर्फ़ कम पड़ी या बर्फ़ जो पिघलने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और आगामी 20 से 50 सालों में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत के जो साउथर्न पॉइंट है वो बिल्कुल जलमग्न हो गया। तो ये क्या है, समुद्र का जल स्तर लगातार क्या हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। तो जलवायु क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो देश इस जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कॉप सम्मेलन होते हैं। तो कॉप सम्मेलन किससे संबंधित हैं, इस जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। इसमें देश जलवायु परिवर्तन के लिए जो कार्बन उत्सर्जन जो देश कर रहे हैं उसको कम करने की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन अपन कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वगैरह हम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जो है पैदा कर रही हैं, उसको किस प्रकार से क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है। क्षेत्रीय संघर्ष। अब क्षेत्रीय संघर्ष तो आप देख ही रहे हो कि भाई भारत पाकिस्तान देख लो, अभी भारत बांग्लादेश देख लो करंट में, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से देख लो। ठीक है। इधर कौन कौन से देश थे, कंबोडिया और थाईलैंड देख लो। ठीक है। तो ये क्षेत्रीय संघर्ष, ताइवान चाइना देख लो, इंडिया चाइना देख लो, दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया देख लो। ठीक है। जापान नॉर्थ कोरिया देख लो, वियतनाम देख लो। इंटरनल वायलेंस की बात करें तो इंडिया में मणिपुर संघर्ष देख लो। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, क्षेत्रीय संघर्ष जो है कि देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो टेरिटरी संबंधित हो, चाहे वो वाटर संबंधित हो। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन क्षेत्रीय संघर्षों से ग्लोबल जो है
ग्लोबल जो पहुंच है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुध्रुवीय विश्व, यानी कि जो विश्व है वो क्या हो गया है, बहुध्रुवीय हो गया है। मतलब एक तरफ झुकाव ना रह करके उसका झुकाव जो है कि बहुत सारी दिशाओं में हो चुका है। बहुध्रुवीय विश्व में यानी कि हर देश अपने आप को दूसरे देश से क्या बताने लगा है, ताकतवर बताने लगा है। ठीक है, वो चाहता है कि शक्ति का जो केंद्र है वो खुद है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, या फिर फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ठीक है, कनाडा हो। तो ये देश क्या चाहते हैं कि शक्ति का केंद्र हमारी तरफ रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, पावर बने। तो जो वर्ल्ड जो है वो क्या है, बहुध्रुवीय बन चुका है। ठीक है, अब शक्ति एक जगह केंद्रित ना होकर के बहुत सारे दिशाओं में क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट जो है कि हो चुकी है। अमेरिका चीन राइवलरी, अमेरिका चीन राइवलरी बढ़ी है। पहले अमेरिका रसिया तो चलती थी, लेकिन अमेरिका चीन भी बढ़ी है। अब देखो हाल ही में मैं आपसे कहूँ, आपको पता होगा कि गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े, और सिल्वर का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, मेन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री चाइना है। चाइना चाहता है कि भाई जो है मेटल के दाम बढ़े, ना कि डॉलर के। ठीक है, और अमेरिका चाहता है कि डॉलर के दाम बढ़े, ना कि मेटल के। वर्ल्ड मेटल पर आधारित ना होकर के डॉलर पर बेस्ड हो, जबकि चाइना चाहता है कि वर्ल्ड मेटल पर बेस्ड हो। तो चाइना ने इन चीज़ों की प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की प्राइस को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ जो चांदी की वो एक्सपोर्ट करता था उसको बंद कर दिया। जब चांदी का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो चांदी का मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो चांदी इंक्रीज होगी। तो चांदी के दाम आप देखो कि मात्र 33 दिन में लाख से 1.5 लाख हो गए, मतलब 2.5 लाख से 4 लाख तक अचानक से पहुंच गई। और डॉलर लगातार क्या होता चला गया, कम होता चला गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डॉलर ने जंप लिया वो जंप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब अमेरिका चाहता था कि भाई डॉलर के दाम भी क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, जो डॉलर गिरा है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो जाए। तो उन्होंने भी ऐसी पॉलिसी बनाई कि मेटल के दाम अचानक से क्या हुए, डाउन हुए, और इस दौरान डॉलर जो है कि क्या हुआ, मजबूत होता चला गया। तो इस तरह से इन दोनों में क्या चलती है, राइवलरी चलती है। आपको पता है दोनों बड़ी इकोनॉमी हैं, और किसी भी स्टेटमेंट से पूरे ग्लोबल इंडस्ट्रीज पर क्या होते हैं, ग्लोबल मार्केट पर क्या होता है, इसका असर देखने को मिलता है। और वर्तमान में भी देख लो, कभी हाई होता है और कभी डाउन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में क्या नाम है कि डिमांड कम होगी चांदी की, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। डिमांड तो वही है, और चांदी की डिमांड तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ों में चांदी को क्या नाम है कि शामिल करते हैं। ठीक है, रूस यूक्रेन संघर्ष आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगभग 4 साल होने को आए रूस और यूक्रेन के वॉर को। लगभग कितने साल होने को आए, 4 साल होने को आए, लेकिन अभी तक ये वॉर जो है कि रुका नहीं है, और कोई भी देश इसको अभी रोक नहीं पा रहा है। हाँ, कम जरूर हुआ है, लेकिन कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा यूक्रेन पर रसिया का क्या हो चुका, कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो इस संघर्ष के वजह से रूस पर भी बहुत सारे क्या लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का उदय प्रमुख शक्ति के रूप में। अब इंडिया जो है एक पावर के रूप में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया अब ना तो झुक रहा है और अपनी चीज़ों पर क्या है, अड़िग है। क्यों? क्योंकि अब भारत क्या है, इकोनॉमिक रूप से क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। जब कोई व्यक्ति इकोनॉमिक रूप से मजबूत होता है तो वो झुकना बंद कर देता है और अपनी चीज़ों को अच्छे से क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये वर्ल्ड इश्यूज हैं, और इन वर्ल्ड इश्यूज ने वर्ल्ड के ऑर्डर को क्या किया है, चेंज भी किया है। तो यहाँ तक आपके थोड़ा समझ में आया कि क्या कंसेप्ट हैं, ठीक है, क्या रियलिटी है और क्या वर्ल्ड में इश्यूज हैं, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्तमान में किस तरफ क्या कर रही है, मूव जो है कि कर रही है। ठीक है, यहां से आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं कि इस तरह से अपन इसको लिखना क्या है कि शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।